हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमसे एनटीए के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। उससे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। यहाँ बताना है कि हमारे रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। कि कुछ न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करना और जो भी नोन फैक्ट्स जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं उसमें कुछ फ्रेश इंटरप्रिटेट अपना प्रोवाइड करना। तो ये हो जाएगा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन सैंपल साइज, इंक्रीज इन सैंपल साइज, प्रोसेस ऑफ रेंडमाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है कि जब भी हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एरर्स हो जाते हैं। अपने आप की सैंपल हम कलेक्ट करके गुम हो जाते हैं या हम कुछ गलत तरीके से अपने सैंपल को चूज़ कर लेते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो जिसकी वजह से सैम्पलिंग एरर क्रिएट होता है। तो सैम्पलिंग एरर डिक्रीज मतलब कम होने के चांसेस किस में रहेंगे? जब भी हम अपना सैंपल साइज, हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम अपने सैंपल साइज को लार्ज करेंगे वैसे ही एरर होने के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो अगर हमें अपने सैंपल में एरर को कम करना है तो हम अपने सैंपल साइज को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इंक्रीज इन सैंपल साइज। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज। सैंपल साइज को इंक्रीज करते ही हमारा सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन। कि जो भी हमारे फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स हैं वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च भी कहते हैं, जहाँ पे हम थ्योरी बेस्ड क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने थ्योरी को और ज़्यादा बिल्ड करते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में। फर्स्ट वन इज एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च में होता है कि इमीडिएटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो बेसिकली ये हमारा थ्योरी बिल्डिंग से कोई भी मैटर नहीं करता। अप्लाइड रिसर्च में जब हम बेसिकली जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसपे हमारी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, जो पुराना डेटा हमारे पास में है वो हमारा सिर्फ थ्योरी के रिलेटेड ही वर्क आ सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो भी हमारे फंडामेंटल रिसर्च के प्रिंसिपल्स हैं वो हम अपनी हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the population information is called parameter whereas the corresponding sample information is known as। जो भी हमारा population का information होता है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। अब बताना है कि सैंपल के information को क्या कहते हैं। सैंपल के information को कहा जाता है statistics। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जब हम अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे ये सारा का सारा मैं लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्टैटिस्टिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। कि इनमें से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है। टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट एंड रन टेस्ट। बाकी के तीनों हैं। ऑप्शन नंबर ए, टी टेस्ट इज एक्सक्लूसिवली अ पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इसका ए ऑप्शन टी टेस्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं, जिसका जो भी सैंपल साइज है वो n इज लेस देन 30 होता है, वहां पे हम इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मैथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोसेस ऑफ रिसर्च में जब हमने अपना टॉपिक किया था सिलेक्टिंग सैंपल्स, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ मैथड्स देखे थे, तो वो याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं लेकर आई हूँ ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो कौन सा सैम्पलिंग मैथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कौन सा यहाँ पे मैथड है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। बाकी के तीनों कन्वीनियंस, कोटा एंड जजमेंट सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस। ये बताना है कि जो भी हमने प्रोसेस ऑफ रिसर्च किया था, उसके जो भी स्टेप्स थे उसको प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रीड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, मैथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च के प्रोसेस में पूरी जानकारी होनी चाहिए, सारे के सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रॉब्लम को या किस क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है। उसके बाद में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में कि हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। उससे रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि किस तरह से हमें अपने डेटा को कलेक्ट करना है। देन मैथडोलॉजी, मैथड यूज़ करते हैं कि क्या मैथड को चूज़ करना है। देन डेटा एनालिसिस, जो भी डेटा को कलेक्ट किया था उसको एनालिसिस करना है। और लास्ट में रिजल्ट्स और उस पर डिस्कशन। तो ये ऑलरेडी हमारा अरेंज है। तो नीचे जो भी कोड्स गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए हाइपोथेसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये बिल्कुल सही बात है कि हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में आपके पास बिल्कुल छोटा थोड़ा सा एविडेंस होता है, उसके बेसिस पे ही आप अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बी, ए हाइपोथेसिस इज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट एनी एजम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ। ये भी सही बात है कि एक बेस होता है जिसको हम मान के चलते हैं, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं कि ये सच हो सकता है, उसकी तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं। ए हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिना। ये भी हम कह सकते हैं कि प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन हम पहले करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या प्रॉब्लम के ऊपर। ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ऐसा साइंटिफिक हाइपोथेसिस हमारी साइंटिफिक थ्योरी को जनरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। ठीक है, तो जो भी हमारा रिसर्च स्ट्रीम है उसमें जब हमें इमीडिएट एप्लीकेशन कौन सी होती है, मतलब इमीडिएट एप्लीकेशन का मतलब कि इमीडिएट डिसीजंस लेना। तो इमीडिएट डिसीजंस हम किस में लेते हैं, हम लेते हैं अपनी एक्शन रिसर्च में। बेसिकली जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आई है उन प्रॉब्लम्स का तुरंत सॉल्यूशन निकालना ही क्या काम करता है, हमारा एक्शन रिसर्च। तो हमारा इमीडिएट एप्लीकेशन कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्शन रिसर्च। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिसर्च डिज़ाइन, कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। ए वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। नहीं, रिसर्च डिज़ाइन ये बिल्कुल नहीं बताता हमें, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रोंग है। द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैथड्स, सिर्फ इसके बारे में नहीं बताता। द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग, फॉर एग्जाम्पल्स अ ग्राफ, डेफिनेटली ये हो सकता है, लेकिन ये रिसर्च डिज़ाइन सिर्फ ग्राफ्स वगैरह के बारे में हमें नॉलेज नहीं देता। ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या हो जाएगा, हर पर्टिकुलर स्टेज के लिए फ्रेमवर्क कि किस हिसाब से आपको उसको कलेक्ट करना है और अपने डेटा को एनालिसिस करना है। तो यही क्या होता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आगे भी हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।